बहुत समय पहले की बात है। विजयपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। वे दिन भर खेतों में काम करते और शाम होते ही गांव के किनारे लगे हरिया काका के ठेले पर आलू पराठे खाने आ जाते थे। हरिया काका के हाथों के आलू पराठों का स्वाद बेहद लाजवाब था, पर लोग रोज रोज एक ही चीज खाकर पूरी तरह ऊब चुके थे। फिर एक दिन हरिया काका के ठेले पर एक ग्राहक आता है। अरे काका, क्या रोज रोज एक ही चीज बनाते हो यार? अरे बेटा, बनाने को तो मैं बहुत कुछ बना लूं, पर मैं अकेला हूँ। अब बताओ क्या बनाऊं? बगल में बाजार है, जो चीजें गांव में बिकती हैं, मुझे तो बस आलू पराठे ही बनाने आते हैं और कुछ आता नहीं। अगर खाना है भाई तो खा लो, नहीं तो मत खाओ। अब मैं क्या कर सकता हूँ? काका, 1 महीने से आप एक ही बात बोल रहे हो कि हाँ बदलेंगे बदलेंगे बदलेंगे, पर अब आप कह रहे हो कि नहीं बदल सकते। मुझे कुछ और बनाना आता ही नहीं। अरे भाई, ऐसे कैसे चलेगा काका? अब हम आपके आलू पराठे नहीं खाएंगे। चलो ठीक है, आज पक्का कुछ न कुछ सोचता हूँ। वैसे भी मैं घर में अकेला ही रहता हूँ, कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? वैसे भी काम धंधा बहुत मंदा चल रहा है। मुझे भी लगता है कि अब कुछ बदलना ही पड़ेगा। इतना बोलकर काका तुरंत उसके लिए एक प्लेट लगा देते हैं। वो ग्राहक पराठा खाता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद गांव का मुखिया और उसका नौकर रामू ठेले पर आ धमकते हैं। अरे मुखिया जी, आइए आइए बैठिए। आज कैसे आना हुआ? अरे हरिया, पूछ तो ऐसे रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो। गांव के सारे दुकानदारों ने हफ्ता मेरे घर पहुंचा दिया है, पर तू हफ्ता कब पहुंचाएगा ये बता। अरे मुखिया जी, हफ्ता किस बात का? जब दुकान चलेगी तभी तो हफ्ता दूंगा। दुकान बहुत मंदी चल रही है, बात को समझिए। मुश्किल से दिन भर में 10 से 12 प्लेट ही बिक पाती हैं। उससे तो बस घर का खर्च ही निकल पाता है। घर का खर्चा? अरे घर में तू अकेला है, क्या खर्चा करता है तू? मालिक, अकेला हूं, मानता हूं। भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। जवान लड़का और पत्नी दोनों चले गए, पर थोड़ी बिक्री होने दीजिए, मैं आपका हफ्ता दे दूंगा। चल ठीक है, अगले हफ्ते आऊंगा। और सुन, मैं किसी गरीब के ठेले पर कुछ खाता नहीं हूँ, समझे? चलता हूँ। इतना बोलकर मुखिया तुरंत वहां से चला जाता है। काका पूरी तरह उदास मन से सोचने लगते हैं कि हे भगवान, कैसा दिन आ गया है कि आज हर तरफ से मुसीबतें घेरने लगी हैं। काका उदास बैठे ही थे कि तभी वहां से एक परदेसी जोड़ा सीधा उनके ठेले पर आता है। अरे काका, राम राम। आपके ठेले से तो बहुत ही अच्छी आलू पराठे की महक आ रही है। मानना पड़ेगा काका, आपके हाथों में तो बहुत जादू है। बहुत स्वादिष्ट पराठे बनाते हैं आप। अरे छोड़ो बेटा, इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। मैं अकेला हूं। भगवान ने सब छीन लिया, बस यही एक ठेला बचा है, और मुझे लगता है कि अब ये भी बंद हो जाएगा। काका, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ? बेटा, मेरी जवानी में ही मेरा जवान बेटा और पत्नी दोनों इस दुनिया से चले गए। अब मैं अकेला ही इस ठेले को चलाता हूं, पर लोगों को अभी आलू पराठा पसंद नहीं आता। कहते हैं कुछ बदलो। अब क्या बदलूं, मेरी समझ में नहीं आता। ऐसा क्या है आलू पराठे में? काका, जरा एक प्लेट हम दोनों के लिए भी लगाइए तो। अच्छा बेटा, अभी लगाता हूं। काका तुरंत उन दोनों के लिए पराठे की प्लेट लगाते हैं। वे दोनों पराठा खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं, काका, स्वाद तो बहुत बेहतरीन है, बहुत ही मजेदार। पर एक बात बताएं काका, अगर लोगों को कोई दूसरी चीज चाहिए तो मेरे पास एक आइडिया है। वैसे मैं अपनी पत्नी के साथ 1 महीने के लिए घूमने निकला हूँ। ऐसे ही गांव-गांव घूमता रहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम आपके यहाँ रुककर आपको कुछ नया सिखा दें? बेटा, अगर रुकना है तो एक दिन क्या, 1 महीने या पूरी जिंदगी रुको, कोई बात नहीं है। चलो, तुरंत मेरे घर चलो। काका उन दोनों को लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर जाने के बाद तीनों लोग बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं।
बेटा, ऐसा क्या नया आइटम बनाओगे तुम? काका, हम पिज्जा बनाएंगे। पिज्जा शहर का बहुत प्रसिद्ध आइटम है। देखना, जो गांव वाला एक बार खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया है। बहुत बढ़िया आइडिया है मोहनी। जी बिल्कुल। बेटा, इतनी बातें तो हो गई, पर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किशन है काका, और मेरी पत्नी का नाम मोहनी है। आप दोनों बैठकर बात कीजिए। मैं बाजार से पिज्जा का सारा सामान लेकर आता हूँ। फिर कल सुबह होते ही हम पिज्जा तैयार करके ठेला लगा देंगे। किशन तुरंत बाजार जाता है और किराना दुकान से सारा सामान खरीदकर सीधा घर लौट आता है। घर आकर सभी लोग बातें करते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह किशन और उसकी पत्नी मोहनी मिलकर पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। पिज्जा बनने के बाद काका और किशन दोनों मिलकर ठेला लगा देते हैं। ठेला लगाए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि गांव की दो औरतें उनके ठेले के पास आती हैं। अरे काका जी, ये क्या बना दिया? गोल गोल पराठा तो नहीं लग रहा है। क्या नया आइटम है काका, जरा बताइए तो सही। अरे भाभी जी, ये पराठा नहीं बल्कि इसे पिज्जा कहते हैं। पिज्जा शहर की मशहूर चीज है। शहर में लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। अभी गांव में नया नया आया है। एक बार खाकर तो देखिए। पिज्जा? अच्छा, पिज्जा मैंने सुना था। मेरी बहन शहर में रहती है। उसने बोला था कि जब गांव आएगी तो पिज्जा लेकर आएगी। वैसे काका, गांव के हिसाब से कितने रुपए का है एक? अरे बेटी, ज्यादा महंगा नहीं है। सिर्फ 20 रुपए प्लेट। अरे, 20 रुपए प्लेट नहीं, बल्कि एक पीस 20 रुपए का। मुझे बताने में थोड़ी गलती हो गई। अच्छा, इतना सस्ता? वैसे आइडिया तो अच्छा है। लाइए, एक बार खाकर बताते हैं कि कैसा है आपका पिज्जा। एक प्लेट लगा दीजिए तो। तुरंत काका उन दोनों के लिए प्लेट लगा देते हैं। दोनों औरतें पिज्जा खाती हैं और खाते ही हैरान रह जाती हैं। अरे काका जी, ये क्या बना दिया आपने? क्या कमाल की चीज बनाई है। क्या हुआ बेटी, अच्छा लगा क्या? अरे अच्छा नहीं काका, बहुत ही स्वादिष्ट लगा। ये तो इतना बेहतरीन है कि हम शब्दों में बता ही नहीं सकते। आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं पूरे गांव में इसका प्रचार करके आती हूं। क्या बोलते हैं इसको? पिज्जा ना? हाँ, पिज्जा। मैं पूरे गांव में सबको बताकर आती हूं। वैसे काका, ये लीजिए अपने पैसे। चलो बहन, पूरे गांव में सबको बताते हैं। इतना बोलकर वे दोनों औरतें तुरंत वहां से चली जाती हैं। फिर थोड़ी ही देर में काका के ठेले पर गांव वालों की भारी भीड़ लग जाती है। देखते ही देखते कुछ ही समय में सारा पिज्जा खत्म हो जाता है। बेटा, आज पहले ही दिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे सगे बेटे हो और मोहनी मेरी सगी बहू है। काका, ऐसी भावुक बातें मत कीजिए, नहीं तो हमारा दिल यहीं रुक जाने को कहेगा। बेटा, रुक जाओ ना। मेरी सारी जमा पूंजी ले लो, पर मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। काका, आप उदास मत होइए। हम यहाँ पूरे 1 महीने रहेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। बेटा, चलो ठीक है, पर तुम दोनों के जाने के बाद ये घर फिर से सूना सूना लगेगा। अगली सुबह होती है। काका और दोनों मिलकर फिर से ठेला लगा देते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और काका का पिज्जा पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है। फिर एक दिन गांव का मुखिया और उसका नौकर रामू अचानक उनके ठेले पर आ धमकते हैं। क्यों भाई हरिया, मैंने सुना है कि तुम कोई शहर का आइटम बना रहे हो। क्या बोलते हैं उसे, पिज्जा? हाँ, पिज्जा बना रहे हो और इस लड़के को काम पर रख लिया है, जबकि बोलते थे कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। अरे मुखिया जी, ऐसी बात नहीं है। ये तो मेरा बेटा है। क्यों हरिया, तुमने इस उम्र में दूसरी शादी कर ली क्या? इतना सुनते ही हरिया काका को बहुत गुस्सा आ जाता है और वे लाल पीले हो जाते हैं। अपनी जुबान संभाल कर बात करो मुखिया।
ये लड़का मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर है। ठीक है, ठीक है, मुझे इन सब बातों में नहीं पड़ना। बात सीधी सी है, तुमने मेरे पैसे अब तक नहीं दिए। आज पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं। मुझे 2 हफ्ते का हफ्ता अभी चाहिए। अरे मुखिया जी, पैसे तो हैं, पर यहाँ ठेले पर नहीं है, घर पर रखे हैं। आप शाम को घर आना और ले लेना। मैं कुछ नहीं जानता। या तो अभी मेरे पैसे दो, वरना ये ठेला यहीं छोड़कर तुरंत निकल जाओ। काका, ये सब क्या चल रहा है? ये किस बात के पैसे मांग रहा है आपसे? बेटा, ये पैसे हफ्ते के मांग रहा है। यहाँ का नियम है कि जो भी दुकानदार ठेला या दुकान लगाएगा, उसे मुखिया को हफ्ता देना पड़ता है। चाहे जितना भी मुनाफा हो, उसमें से हफ्ता चला ही जाता है। बेटा, ये मुखिया बहुत ही निर्दयी हैं। इन्हें किसी पर दया नहीं आती। हफ्ता? ये तो पूरी तरह से गैर कानूनी है, कानून के खिलाफ है ये। सुनो मुखिया, यहाँ कोई हफ्ता वफ्ता नहीं मिलेगा। चलो निकलो यहाँ से। अरे ओ कल के छोकरे, जानता है मैं कौन हूं? मैं इस गांव का मुखिया हूं। और तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं सीबीआई का अफसर हूं। मुझे 1 महीने की छुट्टी मिली थी, तो गांव घूमने निकला था। सीबीआई का नाम तो सुना ही होगा तुमने। क्या क्या बोला? अरे साहब, आप सीबीआई में हैं? अरे साहब, मैं तो बस काका से थोड़ा मजाक करने आया था। काका जरा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं ना, इसलिए बस थोड़ा हंसी मजाक कर रहा था। मैं पैसों का क्या करूंगा भला? मेरे पास तो घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ है। मैं काका से पैसे लेकर क्या करूंगा? मुखिया, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। इस बार तो मैं तुझे छोड़ रहा हूं, पर एक बात कान खोलकर याद रखना। अगर दोबारा कभी भी तूने काका से या गांव के किसी भी गरीब से अवैध वसूली की, तो तेरे पास जो भी गैर कानूनी कब्जा है, वो तो जाएगा ही, साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। अरे साहब, बिल्कुल नहीं, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मैं जा रहा हूं साहब, मैं अभी जा रहा हूं। इतना बोलकर मुखिया डर के मारे तुरंत वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। उसके जाने के बाद हरिया काका किशन से पूछते हैं, किशन बेटा, क्या तुम सच में सीबीआई में हो? नहीं काका, मैं तो बस उससे झूठ बोल रहा था। मुझे पता था कि अगर मैं उससे बहस करूंगा तो बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाएगी, जो कि सही नहीं था। इससे अच्छा था कि उसके मन में थोड़ा डर बैठा दिया जाए, क्योंकि सही जगह पर सही डर ही सबसे बड़ी चाबी होती है। किशन की बात सुनकर काका हंसने लगते हैं। ऐसे करते करते खुशी खुशी लगभग 1 महीना बीत जाता है। अब वो दिन भी आ जाता है जब किशन और मोहिनी का 1 महीने का सफर पूरा हो जाता है। आखिरी दिन दोनों काका से अलविदा कहने लगते हैं। काका, अब चलता हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये गांव बहुत ही प्यारा है। वाकई बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। तभी किशन की पत्नी मोहिनी भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए काका से कहती है, काका, मैं आपसे मिलने फिर वापस आऊंगी और बहुत जल्द आऊंगी। या तो अगले साल आऊंगी या बीच में जब भी छुट्टी मिलेगी तो जरूर आऊंगी। 2 दिन का उजाला दिखाकर पूरी जिंदगी अंधेरे में धकेलने की क्या जरूरत थी बेटा? हम जैसे थे वैसे ही रहते। कम से कम तुम लोगों से इतना लगाव और प्यार तो ना होता। काका, आप ऐसे दिल छोटा मत कीजिए। चलिए ठीक है, मैं अगले महीने सिर्फ आपसे मिलने फिर आऊंगा, भले ही 2 दिन के लिए आऊं। अब तो आप खुश हैं ना? हाँ बेटा, अब मैं पूरी तरह खुश हूं। पर हाँ, आज का ठेला लगाऊं कि नहीं? काका, मैंने रसोई में सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। आज आप आराम से ठेला लगाइएगा और पूरे गांव वालों को पिज्जा खिलाइएगा। अब तो आपको पिज्जा बनाना अच्छी तरह से आ ही गया है, तो बस प्यार से बनाइएगा। और हाँ काका, मैंने रसोई में दीवार पर अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है। जब भी हमारी याद आए या जरूरत पड़े, तुरंत फोन कर लीजिएगा।
हम बात कर लेंगे। और हाँ काका, फोन करने के लिए सीधे मुखिया के पास ही जाइएगा। बस उससे एक बार मेरा नाम ले दीजिएगा, वो तुरंत फोन हाथ में थमा देगा। बस उससे कह दीजिएगा कि सीबीआई वाले साहब को फोन मिलाना है। अच्छा बच्चों, अलविदा। अब हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। इतना कहकर किशन और मोहिनी मुस्कुराते हुए काका से विदा लेते हैं। समय पहले की बात है। संतोषपुर नाम का एक खुशहाल गांव हुआ करता था। इस गांव की सुबह खेतों की मिट्टी की खुशबू और किसानों की मेहनत से शुरू होती थी। दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाने के बाद शाम को जब ये मजदूर अपनी गाड़ी कमाई लेकर लौटते तो उनके कदम सीधे सत्तूलाल के ढाबे की तरफ बढ़ जाते। वजह थी वहां मिलने वाले गर्मा गर्म खस्ता समोसे। सत्तूलाल इस गांव का सबसे अमीर आदमी था, पर दौलत ने उसके दिमाग को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। वो गरीब मजदूरों को इंसान नहीं, कीड़े मकोड़े समझता था। वो चाहता ही नहीं था कि कोई मैला कुचैला मजदूर उसके आलीशान ढाबे पर कदम भी रखे। तभी दो मजदूर उसके ढाबे पर आ धमकते हैं। राम राम सेठ जी। राम राम, बोलो कैसे आना हुआ? अरे सेठ जी, आपके समोसों की महक का तो कहना ही क्या। हम खेत के दूसरे कोने में काम कर रहे थे। जैसे ही समोसे तेल में छनने लगे, उनकी खुशबू सीधे हमारे दिल को छू गई। बस फिर क्या था, हम दोनों ने जल्दी जल्दी काम खत्म किया, मालिक से मजदूरी ली और सीधे आपकी दुकान पर खींचे चले आए। अच्छा, तो ऐसी बात है। पर भाई, तुम्हें ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि ये सत्तूलाल की दुकान है, कोई खैरात का लंगर नहीं। मेरे यहाँ दिन रात समोसे बनते हैं और उन्हें खाने शहर के बड़े बड़े रईस लोग आते हैं। जी सेठ जी, हमें पता है कि आपके समोसे लाजवाब हैं, पर आप हमें ये सब क्यों सुना रहे हैं? हम कोई मुफ्त में तो मांग नहीं रहे, पैसे दे रहे हैं ना आपको। बताइए कितने पैसे हुए? 10 रुपए का एक समोसा है मेरा, और तुम्हारी दिन भर की कुल मजदूरी कितनी है? सिर्फ 50 रुपए। सोचो, तुम मेरी दुकान के समोसे चख तो सकते हो, पर रोज खाने की औकात नहीं है तुम्हारी। मेरे शहर के जो ग्राहक है ना, वो रोज खाते हैं, समझे? दोनों मजदूरों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगता है। वे खुद का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाते। सेठ जी, हमें सीधा सीधा जवाब दीजिए, समोसे देने हैं या नहीं? इतना फालतू का ज्ञान मत बांटिए। बिल्कुल नहीं, तुम जैसे कंगालों को तो मैं समोसे बिल्कुल नहीं दूंगा। चलो हटो यहाँ से। क्यों इतनी माथापच्ची कर रहे हो भाई इसके साथ? याद रखना सेठ, इस पूरी कायनात का एक नियम है। आज तुम्हें अपनी दौलत पर जो घमंड है ना, देखना एक दिन इसी गांव में कोई तुम्हारा ये घमंड मिट्टी में मिलाने जरूर आएगा। दोनों मजदूर गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए, पर सत्तूलाल तो अपने घमंड के नशे में चूर था। उसके ढाबे पर बड़े बड़े परदेसी और अमीर लोग आते थे, जिनसे वो जी हजूर करके बात करता और मोटी रकम कमाता था। ये बात भी सच थी कि सत्तू के समोसों का स्वाद वाकई बेमिसाल था, लेकिन इस स्वाद के पीछे सत्तू की कोई मेहनत नहीं थी। उस ढाबे का असली जादूगर तो इस गांव का एक सीधा साधा गरीब मजदूर था, कनक चाचा। वे सुबह उठते और सीधे ढाबे पर आकर प्यार से काम करते थे। पर एक दिन काका थोड़ा लेट हो गए। आ गए? आज फिर लेट? क्यों बे बुड्ढे, ये मेरा ढाबा है या तेरे ससुर जी का घर? जब मन किया सोकर उठ चले आए और मुंह उठाकर काम पर आ गए। समय की कोई कीमत है या नहीं? माफ कर दीजिए सेठ जी, मेरी मालकिन की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें दवा देने में थोड़ी देर हो गई। और आज जरा तमीज से बात कीजिए सेठ जी। आज शहर से मेरा जवान बेटा किशन घर वापस आ रहा है। अगर उसे पता चला कि आप मुझसे इस तरह बात करते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बहुत गुस्से वाला है वो। क्या? इसका मतलब तू मुझे धमकी दे रहा है? वो लौंडा मुझे मारेगा? इस सत्तूलाल को मारेगा, जिसके एक इशारे पर पूरा पुलिस थाना और गांव की पंचायत घूमती है? तेरी ये मजाल। अरे नहीं सेठ जी,
मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस अपना ये गंदा मुंह बंद रख और चुपचाप काम पर लग जा, वरना अभी धक्के मारकर इस ढाबे से बाहर निकाल दूंगा। फिर देखते हैं अपनी बीमार बीवी की दवा के पैसे कहां से लाता है। कनक चाचा ने अपनी बेबसी का घूंट पिया और बिना कुछ बोले चुपचाप कड़ाही के पास जाकर काम करने लगे। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, पर वो उन्हें पोंछते हुए गर्मा गर्म समोसे छानने लगे। कुछ ही देर में समोसे तैयार हो गए। तभी कुछ देर बाद एक परदेशी जोड़ा ढाबे पर आते हैं, लेकिन काका काम में पूरी तरह व्यस्त थे। उन्होंने उन दोनों परदेशी को नहीं देखा, लेकिन जैसे ही सत्तू की नजर उन दोनों परदेशी पर पड़ी, वो खुश हो गया और काका से कहता है, ओए बुड्ढे, दिखाई नहीं देता क्या? शहर से साहब और मेम साहब आए हैं। फटाफट टेबल साफ कर और इनके लिए एकदम वीआईपी प्लेट लगा। आइए आइए साहब, पधारिए मेम साहब। बताइए, ये गरीब सत्तू लाल आपकी क्या सेवा कर सकता है? हमारे यहाँ के समोसे पूरे इलाके में मशहूर हैं। कनक चाचा उस समय अपने काम में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने आने वाले ग्राहकों का चेहरा नहीं देखा था। सत्तू की डांट सुनकर वो झट से समोसों की प्लेट उन दोनों ग्राहकों के लिए प्लेट लगाते हुए सेठ से बोला, माफ करना सेठ जी, बस अभी प्लेट लगाता हूँ। जैसे ही कनक चाचा सिर उठाते हैं, उनकी नजर उस परदेसी जोड़े पर पड़ती है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किशन, बेटा और बहू मालती, तुम दोनों आ गए। तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ पिताजी, ऑफिस से छुट्टी जल्दी मिल गई तो मैं आपको सरप्राइज देने सीधा यहीं चला आया। पर पिताजी, अभी अभी मैंने इस आदमी के मुंह से जो सुना, क्या वो सच है? इस मामूली ढाबे वाले की इतनी औकात कि ये मेरे पिता से इस लहजे में बात करे? कनक चाचा डर जाते हैं कि कहीं बात बढ़ ना जाए। वो कांपते हाथों से किशन को शांत करने की कोशिश करते हैं। अरे छोड़ बेटा, तू गलत समझ रहा है। हमारे सेठ जी बहुत मजाकिया है, बहुत भले आदमी है। वो तो बस ऐसे ही हंसी मजाक में बोल देते हैं। तू गुस्सा मत कर बाबू। नहीं पिताजी, ये मजाक नहीं, बदतमीजी है। वो समोसे वाले, अगर दोबारा तूने मेरे पिता के खिलाफ एक शब्द भी अपशब्द निकाला तो याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतने बड़े रईस सत्तू लाल के सामने एक नौजवान लड़का उसे धमकी दे रहा था। सत्तू के अहंकार को गहरी चोट लगी। उसके अंदर मानो गुस्से की आग लग गई। ओए छोकरे, जुबान संभाल कर बात कर। मैं तो रोज इस बुढ़े को ऐसे ही डांटता हूँ, ऐसे ही बोलता हूँ। बोल, क्या उखाड़ लेगा मेरा? तेरी हैसियत क्या है मेरे सामने? अब जो कुछ भी मैं करूंगा ना सेठ, उसे तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। अगर मैंने तुम्हारे इस घमंड को इसी गांव की मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी किशन नहीं। प्लीज आप शांत हो जाइए, इनसे बहस मत कीजिए। पिताजी को संभालिए। किशन अपनी पत्नी की बात मानकर खुद को संभालता है, लंबी सांस लेता है और सत्तू को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका देता है। सुन सत्तूलाल, आज के बाद इस ढलती उम्र में मेरा बाप तेरे इस नरक जैसे ढाबे पर 1 मिनट के लिए भी काम नहीं करेगा। जिसके दम पर तेरी दुकान चलती है ना, आज वो जादू ही यहां से जा रहा है। संभाल अपना ढाबा। इतना बोलकर अपने पिता को लेकर घर गया। धीरे धीरे वक्त बीता। एक दिन मालती किशन से कहती है, सुनिए जी, मेरा ना कुछ बहुत ही चटपटा और मजेदार खाने का मन कर रहा है। जरा जाइए ना बाजार और मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को ले आइए। अरे भाग्यवान, तुम भी सीधे साधे संतोषपुर गांव को शहर समझ बैठी हो। यहां बाजार में खाने पीने के नाम पर कुछ नहीं मिलता। इस पूरे गांव में सिर्फ 2 ही दुकानें हैं, एक छोटी सी किराने की दुकान और दूसरी उस घमंडी सत्तू लाल की समोसे की दुकान। और सत्तू के जीते जी मैं उसकी दुकान की तरफ थूकूंगा भी नहीं। तुम ही बताओ, उस किराने की दुकान से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? अच्छा तो ये बात है। तो फिर आप एक काम कीजिए,
आप किराने की दुकान पर जाइए, मैं आज घर पर ही अपने हाथों से गोलगप्पे बनाऊंगी। बताइए क्या क्या सामान लाना है? गोलगप्पे? अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्हारे हाथ के गोलगप्पों के सामने तो शहर के बड़े बड़े पकवान फेल हैं। तुम बस 10 मिनट इंतजार करो मालती, मैं अभी गया और सामान लेकर अभी आया। किशन दौड़ते हुए किराने की दुकान पर जाता है। वहां से गोलगप्पों के लिए सूजी, मैदा, इमली, जलजीरा और सारे मसाले लेकर खुशी खुशी घर लौटता है। मालती तुरंत रसोई में जुट जाती है। वो पूरी लगन से खस्ता करारे गोलगप्पे छानती है और फिर पुदीने, धनिया और इमली का ऐसा तीखा चटपटा पानी तैयार करती है जिसकी खुशबू पूरे घर में महक उठती है। उसके बाद आंगन में सबका प्लेट लगाती है। लीजिए पिताजी, लीजिए जी, खाइए और बताइए कैसे बने हैं हमारे शहर के स्पेशल गोलगप्पे। कनक चाचा पहला गोलगप्पा मुंह में डालते हैं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और स्वाद के मजे के भाव आ जाते हैं। किशन भी खाते ही झूम उठता है। उफ मालती, सच में क्या स्वाद है। उंगलियां चाटने का मन कर रहा है। अरे मेरे दिमाग में एक बहुत ही गजब का आइडिया आया है। अगर हम इस गांव में इन गोलगप्पों की एक दुकान या ठेला खोल दें तो कैसा रहेगा? भाई साहब, मजा ही आ जाएगा। सत्तू के समोसे इसके सामने पानी भरेंगे। अरे बेटा किशन, ये तो तूने बहुत ही बढ़िया बात कही है। हमारे गांव के लोगों ने कभी ऐसी चीज चखी ही नहीं है। जो एक बार मालती बहू के हाथ का ये पानी पी लेगा ना, वो सत्तू का रास्ता भूल जाएगा। जब आप दोनों को मेरा बनाया ये स्वाद इतना पसंद आया है तो कोई बात नहीं, आप दोनों अभी के अभी बाजार जाइए और एक अच्छा सा ठेला और कुछ बर्तन सामान लेकर आइए। मैं कल सुबह ही आप दोनों के लिए सब कुछ बनाकर तैयार रखूंगी। कल से ही हम अपना नया काम शुरू करेंगे। मालती की बात सुनकर बाप बेटे के हौसलों को जैसे पंख लग गए। दोनों बिना एक पल गवाए सीधे शहर के बड़े बाजार की तरफ निकल पड़ी। अगली सुबह मालती उठती है, गोलगप्पे तैयार करती है और उसका पानी बनाती है। सब कुछ तैयार होने के बाद किशन ठेला गांव के किनारे लगा देता है। ठेला लगे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी 2 औरतें ठेले पर आ धमकती हैं। अरे भैया किशन, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। हमने तो आज तक सिर्फ शहर के अमीर लोगों के मुंह से ही इस गोलगप्पे का नाम सुना था, टीवी सिनेमा में देखा था। आज तुमने इस गरीब गांव में लाकर इसे साक्षात हमारे सामने दिखा भी दिया। हाँ भाई किशन, और इसमें जो तुमने ये ताजा पुदीना और अमचूर डाला है ना, इसकी महक इतनी जोरदार आ रही है कि अब हमसे तो बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। हम कोई बड़े रईस तो है नहीं कि शहर जाकर खाएं। ऐसा करो भैया, हमारे सब्र का बांध मत तोड़ो, फटाफट हमारे लिए भी एक प्लेट लगा ही दो। अरे रुक रुक विमला, प्लेट लगवाने से पहले भैया से कम इसका रेट तो पूछ ले। कहीं ऐसा ना हो कि सत्तू के महंगे समोसों की तरह इसके दाम भी आसमान छू रहे हों और खाने के बाद हमारे पास पैसे ही ना निकले। हमारी इज्जत का फलूदा हो जाएगा। अरे चाची, आप दाम की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये दुकान किसी घमंडी अत्याचारी सेठ की नहीं है। ये आप जैसे मेहनती और सीधे साधे ग्रामीणों की अपनी दुकान है। दाम बहुत ही कम है, सिर्फ 10 रुपए के 4 गोलगप्पे। आप बस एक बार खाइए और फिर बताइए कि कैसा बना है। अरे वाह, 10 रुपए के 4? ये तो बहुत ही सस्ता है भैया। सत्तू का एक समोसा 10 रुपए का आता है और यहाँ 10 रुपए में 4 गोलगप्पे। फिर तो देर किस बात की किशन बेटा, लगा दो फटाफट 2 प्लेटें। किशन ने दोनों औरतों की प्लेट लगाई और गोलगप्पा मुंह में जाते ही दोनों औरतों के चेहरों के भाव देखने लायक थे। तीखे, खट्टे, मीठे और चटपटे स्वाद का ऐसा बेजोड़ संगम उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। ठंडा पानी जैसे ही उनके हलक से नीचे उतरा, वे खुशी से झूम उठी। उफ भैया किशन, क्या अमृत बना दिया है तुम्हारी बहू ने। ऐसा लाजवाब स्वाद तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
वह सत्तू लाल का तैलीय समोसा तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बकवास है। सच कह रही है बहन। ये लो बेटा तुम्हारे पैसे। देखना, अब तो हम रोज शाम को अपनी पूरी सहेलियों को लेकर यहीं आया करेंगे। उन दोनों औरतों ने जाकर पूरे संतोषपुर गांव में ये बात आग की तरह फैला दी कि कनक चाचा के बेटे के ठेले पर 10 रुपए में स्वर्ग का स्वाद मिल रहा है। फिर क्या था, देखते ही देखते दोपहर से शाम होते होते किशन के ठेले पर गांव के मजदूरों, किसानों, औरतों और बच्चों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि पैर रखने की भी जगह नहीं बची। दूसरी तरफ सत्तू लाल अकेले गल्ले पर बैठा मक्खियां मार रहा था और गुस्से में पैर पटक रहा था। तभी उसका खास वफादार नौकर दौड़ता हुआ हांफते हुए आया और सेठ को बताया, लेकिन सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे वक्त बीता और फिर किशन ने अपने पिता के लिए एक समोसे का ढाबा खुलवा दिया। जब ये बात सेठ को पता चली तो वो दौड़ते हुए काका के ढाबे पर आया और अपनी गलतियों की माफी मांगी। पर काका कुछ कहते इससे पहले किशन महाअधमक पड़ा। किशन बेटा, मुझ पर रहम करो। मैंने बेटी की शादी तय की है और भारी कर्ज लिया है। ढाबा नहीं चला तो मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी, मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा। मुझे अगले हफ्ते वापस परदेश नौकरी पर जाना है। पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, अकेले भीड़ नहीं संभाल पाएंगे। सत्तू को सालों का अनुभव है और इसे अपनी गलती का पछतावा भी है। क्यों ना ये डूबते परिवार को सुधरने का मौका दिया जाए। सत्तू जी, हमारा इरादा बदला लेना नहीं था। आपका ढाबा तो बंद ही रहेगा, पर कल सुबह से आप हमारे इसी ढाबे पर आइए। पिताजी समोसे बनाएंगे और आप गल्ले पर बैठकर हिसाब किताब संभालेंगे। लेकिन बेटा, इससे मेरा कर्ज कैसे चुकेगा? आप यहाँ नौकर नहीं, पार्टनर होंगे। रोज की कुल कमाई का सीधा आधा हिस्सा हर शाम आपको